अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स की बात की थी। जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हैं, जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, तो हम दो कॉस्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं। पहला कहलाता है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और दूसरा कहलाता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट हम कंप्यूट करते हैं, उसके लिए हम पीरियड एंड का इंतज़ार करते हैं और पीरियड एंड में हम फिजिकल इन्वेंटरीज लेकर अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा इस कॉस्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम में ये भी प्रॉब्लम है कि इसमें फैक्ट्री ओवरहेड की एक्चुअल कॉस्ट यूज़ की जाती है। फैक्ट्री ओवरहेड की एक्चुअल कॉस्ट के लिए हमें साल के एंड का इंतज़ार करना पड़ता है। इसके बरक्स परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जो इन्वेंट्रीज की कॉस्ट का फ्लो होता है वो परपेचुअल और कंटिन्यूस बेसिस पर होता है, और ये इस वजह से हो पाता है कि हम इसके अंदर कॉस्ट को कंप्यूट कर सकते हैं, कॉस्ट को मालूम कर सकते हैं। जो कॉस्ट मालूम नहीं चल सकती उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। इस वजह से जो कॉस्ट एक्यूमुलेशन का परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री तीनों की तीनों आप अप टू डेट बेसिस पर मालूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ईजिली कंप्यूट हो सकता है हर वक्त पूरे साल के दौरान, और प्रॉफिट भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसी बेसिस की वजह से जो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है वो एक कंप्लीट कॉस्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम नहीं कंसीडर किया जाता और ज़्यादातर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। जबकि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की मदद से, क्योंकि इन्वेंट्री की कॉस्ट हम कंटिन्यूस बेसिस पे मालूम कर सकते हैं, तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हर वक्त आपको पूरे साल जो है वो मालूम होता है, और ये सिस्टम इसी वजह से पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम से बेहतर है। जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने किया था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, उसके अंदर हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट साल के एंड में कंप्यूट की थी, पीरियड के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। इसी वजह से वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम था, और वो हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट साल के एंड में इस वजह से कंप्यूट की थी क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो ट्रेसेबल नहीं होती, तो हम साल के एंड का वेट करते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट मुकम्मल तौर पर साल के दौरान हमें मालूम भी नहीं होती, तो साल के एंड का हम वेट करते हैं, और साल के एंड में हम फैक्ट्री ओवरहेड की मुकम्मल तौर पर कॉस्ट मालूम चलने के बाद जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर पाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम साल के एंड का वेट नहीं कर सकते, इसी वजह से हम पीरियोडिक की जगह पर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम प्रोडक्ट कॉस्टिंग में यूज़ करते हैं। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए सही है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब की जाती है साल के एंड में तो हमें सारी एक्चुअल कॉस्ट चाहिए होती है। ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एक्चुअल कॉस्टिंग पर डिपेंड करता है, जबकि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में एक्चुअल कॉस्टिंग भी होती है और कुछ पार्ट इसका एस्टिमेशन बेस्ड भी होता है। हम लोग जो है वो 3 किस्म के कॉस्टिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। अब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर नॉर्मल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेथड यूज़ हो सकता है, जबकि पीरियोडिक में हमें एक्चुअल कॉस्टिंग यूज़ करनी पड़ती है। एक्चुअल कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हमें मटीरियल, लेबर, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड की एक्चुअल कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं, जबकि नॉर्मल कॉस्टिंग में हम मटेरियल और लेबर की तो एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को हम एस्टिमेट करते हैं। और ये भी आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से हम फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, और उसके लिए हम बजट के डाटा को यूज़ करके प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट कंप्यूट करते हैं, और उस रेट को हम अप्लाई करते हैं किस पर, एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर पर, और अपने फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को एस्टिमेट करके एक्चुअल मटेरियल, एक्चुअल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के एस्टिमेटेड यानी अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को हम ऐड करके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर लेते हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड तीनों की जो है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो अभी हम फिलहाल जो फोकस कर रहे हैं वो नॉर्मल कॉस्टिंग पे कर रहे हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट में जो कॉस्ट ऐड करते हैं वो मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट होती है, लेबर की भी एक्चुअल होती है, फैक्ट्री ओवरहेड की एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। तो अब हम क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो नॉर्मल कॉस्टिंग के तहत हम देखेंगे, इसी वजह से नॉर्मल कॉस्टिंग के मेथड्स जो है वो हम
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आप नॉर्मल कॉस्टिंग किस तरीके से यूज़ होती है उसको मैं रिकैप करवाऊंगा आपको। फिर उसके बाद हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, जो दो सिस्टम्स हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग के, वो हम यूज़ करेंगे। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में भी नॉर्मल कॉस्टिंग यूज़ हो सकता है और प्रोसेस कॉस्टिंग में भी नॉर्मल कॉस्टिंग यूज़ हो सकता है। इस तरीके से जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी यूज़ हो सकता है। फिलहाल हम नॉर्मल कॉस्टिंग को जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में यूज़ करने जा रहे हैं। सही, इसके लिए आपको जो है मैंने ये बताया था कि ये हमारा कॉस्ट फ्लो हमने स्टडी किया था। इस कॉस्ट फ्लो में आपको ये बताया था कि किस तरीके से कॉस्ट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होती है। नॉर्मल कॉस्टिंग के तहत हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि भाई मटेरियल आप परचेज करेंगे तो मटेरियल कंट्रोल को डेबिट करके कैश क्रेडिट करेंगे या मटेरियल कंट्रोल को डेबिट करके अकाउंट्स पे बिल क्रेडिट करेंगे, जिसकी वजह से मटेरियल कंट्रोल के अकाउंट में कॉस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो उसके लिए फिर मैंने आपको ये एंट्रीज बताई थी। ये एंट्रीज ये देखें आप, इसके अंदर हमने बताया था कि मटेरियल कंट्रोल डेबिट कैश क्रेडिट, मटेरियल कंट्रोल डेबिट अकाउंट से बिल क्रेडिट, और ये एंट्रीज यहीं से हमने ड्रॉ की। फिर उसके बाद जब मटेरियल यूज़ होता है तो हमारा मटेरियल यूज़ होता है मतलब एक्चुअल मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। इसके अंदर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज करके हमने डेबिट साइड पर डाल दिया है, लेकिन जब मटेरियल यूज़ होता है अगर वो डायरेक्ट मटेरियल है तो नॉर्मल कॉस्टिंग में उसको प्रोडक्ट का पार्ट बनाया जाता है। प्रोडक्ट का पार्ट बनाने के लिए हम मटेरियल कंट्रोल को क्रेडिट करके उसको वर्क इन प्रोसेस में डाल देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट एंड वर्क इन प्रोसेस डेबिट। तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की एंट्री है। लेकिन अगर हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ हो तो वो भी मटेरियल कंट्रोल से ही निकलता है, लेकिन मटेरियल कंट्रोल से निकलकर वो फैक्ट्री ओवरहेड की डेबिट साइड पर जमा हो जाता है। तो जितना भी हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ होगा वो मटेरियल कंट्रोल के अकाउंट से क्रेडिट होगा और फैक्ट्री ओवरहेड में डेबिट होगा। क्योंकि जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड होता है और नॉर्मल कॉस्टिंग में एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस में नहीं डालते। वर्क इन प्रोसेस में सिर्फ वही कॉस्ट आती है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होगी, और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी उसको हम मटेरियल कंट्रोल से क्रेडिट तो करेंगे लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड की डेबिट साइड पर जमा कर देंगे। तो दो एंट्रीज हो गई हमारी, एक वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट और फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट। तो इसको भी हमने यहाँ पर आपको बताया था कि मटेरियल यूज़ होगा तो अगर डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ है तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करके मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट करेंगे, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ है तो हम मटेरियल कंट्रोल को क्रेडिट तो करेंगे लेकिन डेबिट हम फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को करेंगे। सही। अब जहाँ तक जो है वो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का ताल्लुक है, तो जब डायरेक्ट लेबर इनकर होगी नॉर्मल कॉस्टिंग में यानी एक्चुअल डायरेक्ट लेबर, तो हम पर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी पेरोल की। तो हम पेरोल की लाइबिलिटी को बढ़ाकर क्रेडिट कर देंगे और ये जो कॉस्ट होगी डायरेक्ट लेबर की ये हम वर्क इन प्रोसेस पे चार्ज कर देंगे और वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देंगे। इसका मतलब है कि डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिया, जबकि इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जब इनकर होगी तो हम पे पेरोल की लाइबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन वो अमाउंट हमारा वर्क इन प्रोसेस में जाने के बजाय फैक्ट्री ओवरहेड की डेबिट साइड पे जमा हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट होगी एक्चुअल जो साल के दौरान इनकर होती रहेगी उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड की डेबिट साइड पर जमा करते रहेंगे। तो ये जो हमारे पास पेरोल के इनकर होने की इंक्रीज हैं उसमें अगर डायरेक्ट लेबर इनकर हुई है तो वर्क इन प्रोसेस को हम डेबिट करके पेरोल को क्रेडिट करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट लेबर इनकर हुई है तो हम पेरोल को क्रेडिट करके फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करते हैं। तो ये इंक्रीज मैंने यहाँ पर दिखाई भी है कि हमारे पास जब लेबर इनकर होगी डायरेक्ट तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे, पेरोल को क्रेडिट करेंगे। वर्क इन प्रोसेस डेबिट करने का मतलब ये हुआ कि हमने इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिया है, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करने का मतलब ये हुआ कि जो इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो हमने फैक्ट्री ओवरहेड की डेबिट साइड पर जमा कर दिए। अब देखिए जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड की डायरेक्ट एक्चुअल कॉस्ट होंगी वो सारी फैक्ट्री ओवरहेड की डेबिट साइड पर जमा होती रहेंगी। जैसे कि आप फैक्ट्री रेंट पे करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देंगे। आप जो है वो फैक्ट्री इंश्योरेंस की पेमेंट करेंगे या फैक्ट्री इंश्योरेंस एक्सपायर होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट करके प्रीपेड फैक्ट्री इंश्योरेंस क्रेडिट करेंगे या कैश क्रेडिट करेंगे। डेप्रिसिएशन होगा तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन होंगी उसकी एंट्रीज बनती रहेंगी इस तरीके से जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखानी है। देखिए एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के लिए फैक्ट्री ओवरहेड ही डेबिट करेंगे और जिस रीजन की वजह से फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हुआ है उसको हम क्रेडिट कर देंगे और उसके बाद पूरे साल फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट यहाँ पर एक्चुअल जमा होती रहेगी। लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो हम फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे वो
हम लोग जो है एस्टिमेट करके अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को यहाँ पे डेबिट करेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट में डालेंगे। प्रोडक्ट की कॉस्ट में वर्क इन प्रोसेस के अंदर जो 3,50,000 आपको नजर आ रही है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है। 1 लाख जो नजर आ रहा है ये आपको पेरोल की डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, और बाकी जो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेट होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट से क्रेडिट होकर साल भर यहाँ पर ट्रांसफर होकर वर्क इन प्रोसेस में जाता रहेगा। मतलब साल भर जो डायरेक्ट मटेरियल है वो वर्किंग मटेरियल कंट्रोल से क्रेडिट होकर वर्क इन प्रोसेस की डेबिट साइड पर जमा होता रहेगा। साल भर जितना भी डायरेक्ट लेबर है वो पेरोल क्रेडिट होता रहेगा और वर्क इन प्रोसेस में डेबिट होता रहेगा वो, और जितना भी साल के दौरान फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई होगा उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को क्रेडिट करके वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। इस तरीके से पूरे साल आपके पास वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता रहेगा। किन किन 3 चीजों की वजह से? डायरेक्ट मटेरियल की वजह से, डायरेक्ट लेबर की वजह से और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की वजह से। अभी तो फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट है, इसमें पूरे साल क्रेडिट साइड पर हमारे पास अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को लिख कर हम ट्रांसफर करते रहेंगे वर्क इन प्रोसेस में, और डेबिट साइड पे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जमा करते रहेंगे। फिर साल के एंड में हम इस एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड से कंपेयर करके देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ज्यादा कॉस्ट ट्रांसफर किया है या कम कॉस्ट ट्रांसफर की है। इससे पहले साल के दौरान जब गुड्स फिनिश होंगी हमारी, तो ये जो कॉस्ट हमने वर्क इन प्रोसेस में जमा की थी, एक्चुअल मटेरियल, एक्चुअल लेबर और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट नॉर्मल कॉस्टिंग के तहत, फिर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। जितनी गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगी उसको हम वर्क इन प्रोसेस से ट्रांसफर करके फिनिश गुड्स में डाल देंगे। फिर जब वो फिनिश गुड्स सेल हो जाएगी तो उतनी कॉस्ट हम फिनिश गुड्स से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स में डाल देंगे। जब कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस से ट्रांसफर होगी फिनिश गुड्स में, तो फिर एंट्री बनेगी फिनिश गुड्स क्रेडिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट एंड फिनिश गुड्स डेबिट, और ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर की एंट्री कहलाएगी। ये जैसे हमने यहाँ बनाई हुई है, मतलब अच्छा अप्लाइड की एंट्री यहाँ पर हमने बनाई है कि फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट करो, वर्क इन प्रोसेस डेबिट करो। ये जैसे ये है, फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट होगा और वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा। वर्क इन प्रोसेस की डेबिट साइड पर जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट ऐड होगी वो अप्लाइड होगी। अच्छा, ये जो हमने ट्रांसफर किया है इसके लिए हमारे पास ये है कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ये देखें फिनिश गुड्स डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो फिनिश गुड्स को हम क्रेडिट करेंगे और वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देंगे। फिर जब फिनिश गुड्स सेल होगी तो 2 चीजें होंगी, एक तो उसकी रेवेन्यू होगी और इसकी कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट होगी उसको आप क्रेडिट करके फिनिश कॉस्ट ऑफ गुड्स में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे कॉस्ट ऑफ गुड्स डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट। तो फिनिश गुड्स को क्रेडिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स को डेबिट कर देंगे। इसके अलावा एक और एंट्री बनाएंगे हम, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। देखिए ये सारी एंट्रीज हमारे पास यूज होती है नॉर्मल कॉस्टिंग के तहत, हमने आपको बताई है। और नॉर्मल कॉस्टिंग के अंदर आपने देखा कि जो कॉस्ट एक्यूमुलेशन है वो मटेरियल कंट्रोल में हो रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड में हो रहा है। फिर कॉस्ट एलोकेशन हो रहा है मटेरियल कंट्रोल से वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट मटेरियल की वजह से, और जो मटेरियल कंट्रोल से फैक्ट्री ओवरहेड में हो रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल की वजह से। पेरोल से हो रहा है वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट लेबर की वजह से। पेरोल से हो रहा है फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर की वजह से। और फिर यहाँ से कॉस्ट एलोकेशन हो रहा है हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड से वर्क इन प्रोसेस में, फिर वर्क इन प्रोसेस से कॉस्ट एलोकेशन हो रहा है फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स से हो रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स में। अगर ये आपको कॉस्ट फ्लो आता है, नॉर्मल कॉस्टिंग का कॉस्ट फ्लो ये वाला, तो फिर इसी की मदद से सारी एंट्रीज जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं, ये सारी एंट्रीज भी आपको समझ में आ जाएंगी। अब इसमें एक चीज जो हमने छोड़ी थी वो ये थी कि जो फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट है जो आपको नजर आ रहा है, इसमें डेबिट साइड पर सारी फैक्ट्री ओवरहेड की एक्चुअल कॉस्ट जमा होती रहती है पूरे साल, और साल के एंड का वेट किए बगैर हम साल के दौरान फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को एस्टिमेट करके यहाँ से क्रेडिट करते हैं और वर्क इन प्रोसेस में डेबिट कर देते हैं। अब यहाँ पे साल के दौरान सेवरल टाइम्स वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हुआ होगा और सेवरल टाइम्स वर्क इन प्रोसेस साल के दौरान सेवरल टाइम फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हुआ होगा, और साल के दौरान सेवरल टाइम फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट भी हुआ होगा, डेबिट भी हुआ होगा, क्रेडिट भी हुआ होगा। अब आपको साल के एंड में ये देखना है कि जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट किया है इसके मुकाबले में फैक्ट्री ओवरहेड जो डेबिट हुआ है वो ज्यादा है या कम है। अगर फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट ज्यादा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड से क्रेडिट होकर अमाउंट वर्क इन प्रोसेस में गया है वो ज्यादा अप्लाई हो गया है, तो इसको हम कहते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट ओवर अप्लाई हो गई है। और अगर हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल ज्यादा है और क्रेडिट होके जो अप्लाई होके गया है वो कम है, तो हम इसे कहते हैं अंडर अप्लाइड हो गई फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट। तो इसका क्या करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड क्या होता है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम किस तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को हम एडजस्ट करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड का जो अकाउंट आपको नजर आ रहा है इसकी डेबिट साइड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को शो करती है, क्रेडिट साइड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को शो करती है।
तो फिर इसका क्या होता है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं।